अध्याय 996 से 1000। स्नो सॉन्ग दायरे में, अगर दायरे का राजा उन्हें मरवाना चाहे तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता था और किसी में भी न मरने की हिम्मत थी। स्वर्ग से गिरी इस अप्रत्याशित विपत्ति के कारण म्यू सुशांत का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि आज के दिन को जीना उसके लिए असंभव था। उनका पूरा शरीर झुक गया और उन्होंने प्रार्थना की, संप्रदाय मास्टर सुशांत की 6000 साल की वफादारी की ओर से कृपया मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। चिंता मत करो, ये राजा तुम्हारे मरने के बाद स्वाभाविक रूप से आत्मा की खोज करेगा। जब तक आपने उनमें से किसी को वह नहीं बताया जो आपको नहीं कहना चाहिए था, ये राजा आपके साथ रहने के लिए उन्हें भेजने की जहमत नहीं उठाएगा। मुंह सुशांत ने जोर से प्रणाम किया। मैं सेक्ट मास्टर को धन्यवाद देता हूँ महान उपकार के लिए। उस प्रणाम के साथ मुंह सुशांत का शरीर स्थिर रहा। उसके शरीर से उसकी जीवन आभा के साथ सफेद धुंध फूट पड़ी। उसने अपनी ही जीवन शिरा और गहन शिराओं को काट डाला था। नहीं नहीं, सेक्ट मास्टर मुझे छोड़ दो, सेक्ट मास्टर मुझे बख्श दो। पैर पहले से ही ढीले पड़ गए थे। म्यू फैंगशू पीछे हट गया, फिर चिल्लाने के बाद वह भागने की कोशिश करते हुए बिना सिर वाली घरेलू मक्खी की तरह उड़ गई। हाँ, बर्फीली धुंध के पीछे हाथ ने धीरे से इशारा किया। डिंग, एक धीमी आवाज गूंजी जिससे म्यू फैंगशू की आवाज और आकृति तुरंत बंद हो गई। वह बर्फ की एक सिल्ली में जमी हुई थी और उसका जमा हुआ डरा हुआ चेहरा भयानक था। मैंने मूल रूप से आपकी लाश को बरकरार रखने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि आप नहीं जानते कि दयालुता की सराहना कैसे करें। उद्धरण चिन्ह, गायब हो जाओ। गुनगुनाहट। बर्फ के खंड के साथ साथ म्यू फैंगशू का शरीर तुरंत बर्फ का पाउडर बन गया, जिससे आकाश भर गया। फ्रीजिंग स्नो हॉल के सदस्यों में से म्यू फैंगशू और म्यू सुशांत ने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लिया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने स्टार गॉड को देखा था। पहले टूटी हुई छाया, इसी कारण उन्हें मरना पड़ा। यूं चे स्वाभाविक रूप से इस बात से अनभिज्ञ था कि स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के भीतर क्या हुआ था। वह हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील के बैरियर के बाहर अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव लिए बिना हिले डुले खड़ा था। कैसे, मैं वापस भी कैसे आऊं? जब वह पहुंचा तो वह म्यू बिंगयुन द्वारा नियंत्रित बर्फ की नाव पर सवार हुआ। लेकिन अब अगर उसे अकेले वापस जाना होता तो शायद उसे ये भी पता नहीं होता कि किस दिशा में जाना है। ठीक इसी समय ऊपर से ठंडी ऊर्जा का एक झोंका आया। बर्फ की नाव को नियंत्रित करने वाली एक खूबसूरत नीली आकृति उसके सामने आई। बर्फ की नाव के शीर्ष पर म्यू जियाओलन खड़ा था। उसने युन चे की ओर देखा लेकिन पास नहीं आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वरिष्ठ भाई यू चे, मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आपका इंतजार करूं, ताकि हम एक साथ आइस फीनिक्स पैलेस लौट सकें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपनी आंखें चौड़ी की। फिर वह अचानक आगे बढ़ा और म्यू जियाओलन के माथे पर हाथ फेरा। वाह! म्यू जियाओलन आश्चर्य और दर्द से चिल्लाए और अपना माथा ढांक लिया। वाह, क्या कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, युन चे ने असंतुष्ट मुंह बनाते हुए कहा। तुम पहले मेरे सामने ऐसे व्यवहार करते थे जैसे तुम सब हो, तो आज तुम बिल्ली को देखकर चूहे की तरह क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने गलत दवा खा ली? हाँ, तुम वही हो जिसने गलत दवा खा ली। मैं इतनी अच्छी थी कि इतनी ठंड में रहकर तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरा माथा ठोंक दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह सही स्वर का उपयोग नहीं कर रही थी। उसने तुरंत अपनी आवाज कमजोर कर दी। अब आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, तो अब आप वरिष्ठ भाई हैं। हर शिष्य को आपको वरिष्ठ भाई कहना होगा। मैं उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने अपनी नाक की नोक रगड़ते हुए खुद से बुदबुदाया, तो एक सीधा शिष्य इतना महान है? हो, बेशक ये बहुत अच्छा है, म्यू जियाओलन ने धीमी आवाज में कहा। संप्रदाय मास्टर के पक्ष में होने में सक्षम होना स्पष्ट रूप से है। कोई भी आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा और आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। युन चे ने अपनी आंखें चौड़ी की। फिर उसने अचानक म्यू जियाओलन को घूर कर देखा और अविश्वसनीय रूप से गंभीर आवाज में खुद से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं सेक्ट मास्टर से तुम्हें बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी के रूप में देने के लिए कहूँ तो यह कोई मुद्दा नहीं होगा? %। म्यू जियाओलन का छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने सफेद दांत पीसने के बाद आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने युन चे के बट पर लात मारी। तुम घृणित नीच आदमी! संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। लड़कियों को धमकाना ही वह एकमात्र काम है जो आप करना जानते हैं। आपकी बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी कौन बनने जा रही है?
सपने देखते रहो, सपने देखते रहो, सपने देखते रहो। बर्फ की नाव से उतारे जाने के बाद युनचे ने अपने नितंब को रगड़ा और उदास होकर बुदबुदाया, मैं बस यूं ही कह रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य होना इतना अच्छा नहीं है। मुझे अब भी आपसे धमकाया जाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मु जियाओलिन ने कुछ देर तक उसे घूर कर देखा, इससे पहले कि वह अचानक खिलखिला पड़े। आप संभवतः गलत दवा नहीं खा सकते, क्या आप खा सकते हैं? युनचे की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। बर्फ की नाव सक्रिय हो गई और आकाश में टूट गई। म्यू शियाओलिन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप में अभी भी कुछ खूबियां हैं। ये छोटी बच्ची, यदि आप मेरी प्रशंसा करना चाहते हैं तो बस मेरी प्रशंसा करें। अभी भी है का क्या मतलब है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद आप निश्चित रूप से वैसा ही व्यवहार करेंगे, इसलिए मैं आपसे थोड़ा डरता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले जैसे ही रहोगे। मैं तुम पर चिल्लाया और तुम्हें मारा भी, लेकिन तुमने गुस्सा नहीं किया या जवाबी कार्रवाई भी नहीं की। अरे तुम अब भी वही जूनियर ब्रदर युनचे हो। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, आप जानते हैं। अगर कोई और मुझे लात मारने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। लेकिन तुम आखिरकार मेरी बड़ी बहन हो, मैं केवल इसे सहन कर सकता हूँ, युनचे ने असहाय भाव से कहा। म्यू जियाओलिन ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन फिर खुश महसूस करने लगी। अरे हाँ, चूंकि आप अभी तक शिष्यत्व समारोह से नहीं गुजरे हैं, आप अभी भी आइस फीनिक्स पैलेस के शिष्य हैं और मैं अभी भी आपकी वरिष्ठ बहन हूँ। इन 7 दिनों के लिए तुम्हें अभी भी मेरी अपनी वरिष्ठ बहन की बात आज्ञाकारी रूप से सुननी होगी। मैं समझता हूँ, युनचे ने शक्तिहीन होकर कहा। क्या इस छोटी लड़की ने अपनी यादें खो दी हैं? क्या मैंने पहले कभी उसकी बात सुनी है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे, यहाँ तक कि वरिष्ठ भाई हानि से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। आज का दिन एक सपने जैसा लग रहा था। म्यू जियाओलिन ने बर्फ की नाव पर थोड़ा गुमसुम होते हुए बुदबुदाया। वे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से जितना दूर थे, ठंडी ऊर्जा उतनी ही अधिक कोमल होती गई। जब वे आइस फीनिक्स सिटी के डोमेन पर पहुंचने वाले थे तो उनके सामने एक और आइस बोट दिखाई दी। वह अपनी जगह पर तैर रहा था, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। युनचे को तेजी से उनके सामने आते हुए देखने के बाद स्थिर बर्फ की नाव अचानक आ गई। युनचे ने कई दिन पहले जो 2 चेहरे देखे थे वे बर्फ की नाव पर थे। म्यू येजहो और म्यू लुओकियू, वरिष्ठ भाई येजो, वरिष्ठ बहन लुओक। इससे पहले कि मु शियाओलिन ने अपना अभिवादन पूरा भी नहीं किया था, मु येजो तुरंत युनचे के सामने गिर गया और वह घुटनों के बल भी बैठा था। वरिष्ठ भाई युनचे। मु येजो की आवाज उसके शरीर को कांपने लगी। वह चेहरा वास्तव में म्यू येजो का चेहरा था, लेकिन उसमें 7 दिन पहले की आधी भी भयानक ताकत नहीं थी। एकमात्र चीज जो मौजूद थी वह थी आतंक और याचना। कई दिन पहले मेरे पास आंखें थीं लेकिन मैं देख नहीं पाता था। मैंने अपनी क्षमताओं को ज्यादा महत्व दिया और वास्तव में वरिष्ठ भाई युनचे को बुरी तरह नाराज कर दिया। मैं वरिष्ठ भाई युनचे से विनती करता हूँ कि वह उदार बने और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को भूल जाएं। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे थोड़ा स्तब्ध था। उसके पक्ष में म्यू शियाओलिन भी हैरान थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैरान नहीं थी। जब स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने व्यक्तिगत रूप से युनचे को अपना प्रत्यक्ष शिष्य नियुक्त किया था तो म्यू येजो की हिम्मत वास्तव में लगभग टूट गई थी। यदि वह उस दिन मु हनी से भिड़ गया होता और मु हनी प्रत्यक्ष शिष्य बन गया होता तो वह इतना भयभीत नहीं होता, क्योंकि मु हनी एक सज्जन व्यक्ति थे। हालांकि युनचे, उस दिन उसने अपने डरावने तरीकों के साथ साथ जो अधिक स्वभाव दिखाया था वह निश्चित रूप से प्रतिशोध लेने वाला था। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील छोड़ने के बाद गुजरने वाली हर सांस में म्यू येजो की पित्ताशय की थैली लगातार ढहने की स्थिति में थी। वह अपने आइस फीनिक्स पैलेस में नहीं लौटा और इसके बजाय यही मु लुओकियू के साथ चौकस निगाहों से इंतजार करता रहा। वरिष्ठ भाई युनचे, लुओकियू जानता है कि वह गलत थी। म्यू लुओकियू के प्यारे चेहरे पर दयनीय भाव थे। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी, उसकी पुतलियां आड़ू के फूलों की तरह लग रही थीं। वह वास्तव में संकेत दे रही थी कि वह जो चाहे वह कर सकता है। ओह नहीं, ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था। दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य की पहचान की शक्ति वास्तव में युनचे की आंखों के सामने प्रदर्शित हो रही थी। उसने मु जियाओलिन की ओर देखा और पूछा, सीनियर सिस्टर जियाओलिन, मुझे क्या करना चाहिए?
कभी उम्मीद नहीं की थी कि युनचे वास्तव में उससे इतना अचानक पूछेगी, और यहाँ तक कि उन दोनों से पहले अपनी वरिष्ठ बहन को भी बुलाया। म्यू जियाओलिन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने कमजोरी से कहा, क्या उस दिन का मामला पहले ही तय हो चुका था? बस भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। ओह, युनचे ने सिर हिलाया। चूंकि सीनियर सिस्टर जियाओलिन ने बात की है तो मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। मैं पहले ही भूल चुका हूँ कि पहले क्या हुआ था। मु जियाओलिन थोड़ा सा घबरा गया। भले ही वह अधिक धीमी थी, उसे पता होना चाहिए कि यह युनचे जानबूझकर कह रहा था कि वह उसके लिए ऐसा कर रहा था। यह ऐसा था मानो म्यू यीजो स्वर्ग से एक आवाज सुन रहा हो। उसे अभी तक सचमुच विश्वास नहीं हुआ था कि इसे ऐसे ही भूल दिया जाएगा। उसने तुरंत एक जेड बॉक्स निकाला जो उसने बहुत पहले से तैयार किया था और युनचे को देने की पेशकश की। मैं वरिष्ठ भाई युनचे को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं वरिष्ठ बहन जियाओलिन को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ लुओकियू है और मेरा नमस्कार, कृपया इसे स्वीकार करें। अब से यदि वरिष्ठ भाई युनचे के पास कोई आदेश है तो ये जो मदद करने के लिए अपने जीवन और अन्न को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। एमेन एमेन। म्यू लुओकियू ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आभा से लेकर उसकी आवाज तक उस समय की असभ्य और प्रभावशाली म्यू लुओकियू अब नर्म और नाजुक हो गई थी। अब से जब तक ये कुछ ऐसा है जो वरिष्ठ भाई युनचे चाहते हैं, लुओकियू किसी भी चीज के लिए सहमत होंगे। युनचे %, मु जियाओलिन %। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? उनके झुकने और आइटम उपहार देने के बाद वे जाते समय भी बहुत धन्यवाद करते रहे। युनचे ने अपनी ठुड्डी थपथपाई और बुदबुदाया, तो ये स्थिति वास्तव में बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, म्यू जियाओलिन ने कहा, मुझे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि वे यहाँ माफी मांगने आए हैं। उनके बारे में भूल जाओ, भले ही वे सभी सम्राट तुम्हें देखें, उन्हें विनम्र रहना होगा। क्या यह अतिशयोक्ति है? युनचे ने लापरवाही से टिप्पणी की। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। म्यू जियाओलिन ने सही कहा। बर्फ की नाव तेजी से आइस फीनिक्स शहर में प्रवेश कर गई और तेजी से 36वें महल में पहुंच गई। 36वां आइस फीनिक्स पैलेस उतना ही शांत था जितना आमतौर पर होता था। फिर भी मु जियाओलिन के चेहरे पर संदेह था और उसने खुद से कहा, अजीब बात है, यह इतना शांत क्यों है? जो कुछ हुआ था उसके आधार पर वहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। यहाँ के लोग आखिरकार युनचे संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था, इसलिए 36वें महल में बहुत सारे लोग आने चाहिए थे। लेकिन जहाँ तक वह देख सकती थी, वहाँ तक किसी के यहाँ घूमने आने का नामो निशान नहीं था। युनचे, तुम मास्टर की तलाश करो। मास्टर के पास आपको बताने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। मैं बर्फ की नाव को हटाकर रख दूंगा। म्यू जियाओलिन बर्फ की नाव को हटाने के लिए चला गया। युनचे आसमान से उतरा और आइस फीनिक्स पैलेस में प्रवेश किया। उनका मूड अब स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में काफी बदल गया है। जैसे ही वह धीरे धीरे मुख्य हॉल में चला गया, उसने सोचा कि स्नो सॉन्ड रियलम किंग ने क्या कहा था। जल्द ही एक अजीब उपस्थिति और गंध के कारण उसके कदम रुकने लगे और उसने अपना सिर उठा लिया। उसी समय उसके सामने एक महिला की आकृति धीरे धीरे घूम गई। युनचे की आंखों के सामने एक अलौकिक, उज्जवल और इतना आकर्षक चेहरा दिखाई दिया कि वह दिलों को खा जाए। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब युनचे ने इसे देखा था, फिर भी उसका दिमाग तुरंत बह गया था क्योंकि उसकी आंखें और दिमाग नशे में थे। युनचे ने उसे देखने से पहले कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देगा सिर्फ एक महिला की शक्ल की वजह से ऐसी डिग्री। वह पहली बार वैसा ही था और दूसरी बार भी वैसा ही। उसके सामने जो व्यक्ति था वह आश्चर्यजनक रूप से वह लड़की थी जो उस दिन अमोरस फ्रॉस्ट ड्यू देने आई थी, जिसने खुद को म्यू जुवानिन कहा था। उसके सफेद नीले बाल बिखर गए। उस पर तेज रोशनी नहीं पड़ रही थी, फिर भी उसमें पानी और जैद की शोभा झलक रही थी। उसने अभी भी उस दिन के बर्फीले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह थोड़ी सी नमी में भीग गई हो। युनचे की नजर अनियंत्रित रूप से उसकी छाती पर पड़ी। आइस फीनिक्स का पैटर्न आइस फीनिक्स पैलेस का सबसे दिव्य प्रतीक था। हालांकि आइस फीनिक्स पैटर्न जो उसके स्तनों द्वारा निचोड़ा जा रहा था, विकृत हो रहा था, वास्तव में किसी भी पुरुष की इच्छा को नियंत्रण से बाहर करने के लिए इतना बड़ा आकर्षण पैदा कर रहा था। बड़े स्तन वाली वरिष्ठ बहन युनचे, मोहक महिला के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। पतझड़ के पानी जैसी आंखों से उसने रेशमी आवाज में कहा, छोटे भाई, तुम इस बार जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? वास्तव में मेरे साथ स्वतंत्रता लेने का साहस करना कितना साहपूर्ण है। बड़े स्तन वाली वरिष्ठ बहन युनचे ने अतीत में कुछ बार जो कहा था
वह वास्तव में उसका दिमाग खराब होने के बाद उसकी जुबान फिसलने वाली बात थी, क्योंकि भले ही उसने ऐसा सोचा था, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। दिव्य हॉल के एक शिष्य के साथ स्वतंत्रता ले लो, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि वह अब संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था। वह किसके साथ स्वतंत्रता लेने का साहस नहीं करेगा। इसके अलावा उसने वास्तव में स्वीकार किया था कि वह म्यू फिक्स्यू थी, जिसके कारण उसे म्यू जियाओलिन और म्यू बिंगयुन के सामने गंभीरता से कुछ हद तक हार का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ आजादी ले रही थी, इसलिए उसका एहसान वापस करना सही और उचित था। यू चे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये केवल इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ बहन बहुत सुंदर है। मैं मदद नहीं कर सकता। लापरवाही से बकवास बोलता हूँ। हर बार आकर्षक महिला की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों के कोने ऊपर उठे और एक मनमोहक मुस्कान बनी जिसमें असामान्यता के संकेत थे। मैंने सुना है कि आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बनने वाले हैं। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है। हाँ, इतना बड़ा खांसी। मेरा मतलब है कि बड़ी बहन को पहले से ही पता था। ये केवल भाग्य के कारण है। यूं चे ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी दिल की धड़कन पहले से ही गड़बड़ थी। वह अपने दिल में केवल कोसता रह सकता था, यह महिला सचमुच बहुत घातक थी। क्या ये प्रसिद्ध फीमेल फेटल थी? इस समय महिला मीठी हंसी बिखेर रही थी और वह अचानक धीरे धीरे यू चे की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने केवल 2 कदम ही उठाए हैं, फिर भी उसकी आकृति धुंधली हो गई और फिर अचानक यू चे के सामने आ गई। अचानक उसके इतना करीब आ जाने के बाद यू चे ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय वह वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने का चेहरा इतना सुंदर था कि आकाश के नीचे हर चीज को आकर्षित कर सकता था, विशेष रूप से पानी से भरी फीनिक्स आंखों की जोड़ी जो चमकती थी। वे असाधारण रूप से मनमोहक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था, जिससे यू चे के शरीर में कामुक संवेदनाएं फैल गईं। यू चे खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि उसकी नजरें नीचे थीं। इतने करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी छाती पर आइस फीनिक्स का पैटर्न न केवल विकृत था बल्कि फटने की हद तक भर गया था। बर्फ के सफेद कपड़ों के नीचे की जुड़वा गोल चोटियां बेहद भरी हुई थी और बर्फ की सफेद जेट की 2 बड़ी गेंदों की तरह लग रही थी। वे इतने बड़े थे कि वे चौंका देने वाले थे, फिर भी वे बिल्कुल भी ढीले नहीं हुए और इसके बजाय बेहद तंग बने रहे। वे इतने करीब थे, यून चे को बेहद सुगंधित और शानदार धूप की गंध भी हल्की सी महसूस हो रही थी। जैसे ही यू चे हक्का बक्का रह गया, मोहक महिला ने धीरे से अपने छोटे चिकने सफेद हाथों में से एक को उठाया और अपनी पतली उंगलियों, जो नाजुक सफेद बांस की शाखाओं की तरह थी, और उसके नाखून, जो जैड की तरह थे, से यू चे की छाती पर धीरे से प्रहार किया। तो बेहतर होगा कि आप सेक्ट मास्टर की बात सुने, उन्हें आज्ञाकारी बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। यू चे, उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज यू चे की हड्डियों में धंस गई और उसे अचानक एक तरह का दर्द महसूस होने लगा, जैसे उसके दिल और उसके पूरे शरीर में तीव्र सुन्नता फैल गई। सैड उंगली ने केवल धीरे से उसकी छाती में प्रहार किया था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून अचानक उत्तेजित हो गया हो। उसके खौलते खून के साथ गर्मी का एहसास हुआ और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। इस अचानक नियंत्रण खोने के कारण यून चे भयभीत हो गया, क्योंकि एक सांस के एक छोटे से क्षण में उसने अपने सामने वाली महिला को जमीन पर पटकने और जी भरकर उसे दर्जनों बार तबाह करने की इच्छा का विरोध किया। मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। मू जियाओलिन की खुशी भरी आवाज बाहर से गूंजी, जिससे यून चे जल्दी से अपनी स्तब्धता से जाग गया। मू जियाओलिन बहुत जोश में लग रही थी जब वह मुख्य हॉल में चली गई। यू चे और आधी छुपी हुई महिला आकृति को उसके बेहद करीब खड़ा देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन सीधे पूछ बैठी, कौन सी वरिष्ठ या वरिष्ठ बहन मिलने आ रही है? लेकिन इससे पहले कि मू जियाओलिन पूरी तरह से अपनी बात पूरी कर पाती, वह जो कहने वाली थी, उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया और अपनी जगह पर रुक गया। उसकी बर्फ जैसी पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो सुइयों से चुभ गई हो। थर्ड, मू जियाओलिन अपने घुटनों के बल गिर गई और झुक गई। उसका सुंदर सिर जमीन की ओर गिर गया और उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया और कांपने लगा। सेक्ट मास्टर। यू चे संयोगवश इसी समय घूमा था। इस प्रकार उसके चेहरे पर एक स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रकट हुई जब उसने मू जियाओलिन की ओर देखा और पूछा, कौन सा संप्रदाय मास्टर? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर यू चे की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि वह ठंडा पड़ गया और अचानक पलट गया। उसके सामने अभी भी वह मोहक महिला थी और उसका हाथ जो अभी भी धीरे से उसकी छाती को सहला रहा था। हालांकि उसकी आभा बदल गई थी।
वह पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी घातक मोहकता गायब हो गई थी। वह पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह पर शक्ति का एक जबरदस्त एहसास था, जिसके कारण युनचे की आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ से दबा दिया गया हो। पहले थोड़ी मुड़ी हुई आंखें संकीर्ण और सीधी हो गई थीं, जिससे एक ऐसी महिमा का आभास होता था जिससे अन्य लोग अनजाने में भय से कांपने लगते थे। मनमोहक निगाहें बर्फीली चमक में बदल गई थीं, जो एक नजर से ही किसी की आत्मा को स्थिर कर सकती थी। उसकी छाती पर जैद उंगली अब गर्मी के प्रवाह पर स्थानांतरित नहीं हो रही थी, जिससे उसका खून खौल रहा था, बल्कि बर्फीली ठंडक हो रही थी, जैसे कि वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो, जिससे उसका उबलता हुआ खून तुरंत जम गया और वह तेजी से उसके शरीर में फैल गया। शरीर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे का मुंह खुला और फिर खुला। उसकी आंखें बेतहाशा फड़फड़ाने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। यह अनोखा भयानक दबाव वह था जिसे उसने आज ही व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। यह कोई और नहीं बल्कि वह दबाव था जो स्नो सॉन्ड्रियलम किन के लिए अनोखा था। उंगली धीरे धीरे युनचे की छाती से दूर चली गई, क्योंकि मुंह जुआनेन की आकृति धीरे धीरे गरिमापूर्ण कदमों के साथ युनचे के स्थिर शरीर के पास से गुजर गई। उन शब्दों को मत भूलो जो इस राजा ने तुम्हें दिए थे। यह आवाज पहले की सौम्यता और मधुरता से पूरी तरह से रहित थी और इसके बजाय ठंडी आर्कटिक हवा की तरह ठंडी थी। प्रत्येक शब्द शक्ति और महिमा से भरा हुआ था। मैं संप्रदाय मास्टर को विदाई देता हूँ। बर्फीली आकृति थोड़ी धुंधली हो गई और तुरंत सैकड़ों मीटर दूर चली गई। म्यू शियाओलिन अभी भी कांप रहा था और संप्रदाय के गुरु के चले जाने के काफी देर बाद तक ध्यान से जमीन से उठने से पहले झुका हुआ था। हालांकि उसके छोटे से चेहरे का रंग कभी वापस नहीं आया। साफ था कि वह बहुत डर गई थी। म्यू शियाओलिन डर से फुसफुसाया, सेक्ट मास्टर वास्तव में यहाँ था, इसने मुझे मौत तक डरा दिया। अभी मैं उसके प्रति लगभग असम्मानजनक था। युनचे, क्या सेक्ट मास्टर विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए यहाँ आए थे? पूरे समय जब म्यू शियाओलिन बोल रही थी, युनचे, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, लकड़ी के डंडे की तरह स्थिर बनी रही। म्यू शियाओलिन 3 छोटे कदम चलकर युनचे के सामने पहुंचा और पाया कि उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक घबराहट और आतंक की थी। युनचे, क्या गलत? युनचे की वर्तमान उपस्थिति से काफी भयभीत होकर म्यू शियाओलिन ने तुरंत अपना हाथ उसके चेहरे के सामने लहराया। अरे उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हरकतें सख्त हो गईं और उसने अपने हाथ का इस्तेमाल धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाने और अपना मुंह बंद करने के लिए किया, जो पूरी तरह से खुला हुआ था। एक दरार के साथ उसका मुंह, जो इतने लंबे समय से खुला था, आखिरकार बंद हो गया, सिवाय इसके कि वह केंद्र से थोड़ा हट गया था। उसका दूसरा हाथ भी धीरे धीरे उठा और उसके चेहरे के बाईं ओर दब गया। जैसे ही उसका चेहरा सामान्य हुआ, हॉल में एक और दरार गूंज उठी। हाँ, तुम संप्रदाय गुरु से मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं डर सकते थे, है ना? म्यू शियाओलिन ने घबरा कर पूछा। उफ़। युनचे ने धीरे से सांस छोड़ी और फिर धीरे से पूछा, संप्रदाय मास्टर, उसका असली नाम क्या है? ये। म्यू शियाओलिन युनचे के थोड़ा करीब आया, फिर बेहद शांत स्वर में कहा, संप्रदाय मास्टर का असली नाम म्यू जुआनेन है। तथापि भले ही आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हो, आपको उन्हें उनके वास्तविक नाम से नहीं बुलाना चाहिए। ये बेहद अपमानजनक है। युनचे %, और तारांकन। तुमने ये पहले नहीं कहा। युनचे ने म्यू शियाओलिन को नाराजगी से देखा। फिर भी तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा। म्यू शियाओलिन ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ भ्रम उभर आया। युनचे, क्या आप ठीक हैं? म्यू शियाओलिन ने डरते डरते चिंता में पूछा। उसने पहले कभी युनचे को ऐसी हालत में नहीं देखा था। आज स्वर्गीय नेड फ्रॉस्ट झील में उसने सेक्ट मास्टर से बात करने की हिम्मत भी की थी, फिर भी वर्तमान में वह मूर्खतापूर्ण रूप से डरा हुआ लग रहा था। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं ठीक हूँ? युनचे ने अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। उसका दिल खराब हो गया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। वास्तव में एक पूर्ण चमत्कार है। बोलना समाप्त करते हुए उसका शरीर अचानक हिल गया और वह सीधे उसकी ओर गिर गया। म्यू शियाओलिन थोड़ा फुसफुसाया, क्योंकि वह अवचेतन रूप से आगे बढ़ी और युनचे को ऊपर उठाया। हालांकि परिणाम स्वरूप उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। थोड़ी देर की अकड़न के बाद उसने एक लंबी चीख निकाली। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनचे का सिर सीधे उसकी छाती पर गिरा था और उसे कुचल रहा था।
म्यू जियाओलिन जल्दी से पीछे हट गई क्योंकि उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गई थी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। बाद में वह युनचे की ओर दोबारा देखने की परवाह किए बिना हड़बड़ाहट में भागने से पहले जमीन पर तेजी से पैर पटकने लगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे काफी देर तक जमीन पर बैठा रहा और चुपचाप अपने अस्तित्व पर विचार करता रहा। वह महिला, संप्रदाय मास्टर, स्नो सॉन्ग दायरे राजा, बिल्कुल क्या वे दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? कैसे? लेकिन अभी जब वह पीछे मुड़ा तो वह चुलबुली महिला वास्तव में स्नो सॉन्ग रियलम किंग में बदल गई थी। और इस प्रक्रिया के दौरान उसकी उंगली ने कभी भी उसकी छाती नहीं छोड़ी थी, जिससे जुड़वा बच्चे की संभावना से पूरी तरह छुटकारा मिल गया था। दो लोगों की आवाजों पर विचार करने पर वे वास्तव में काफी समान लगती हैं। हालांकि एक ने बहुत नाजुक और धीरे से बात की, जबकि दूसरे ने बहुत गरिमापूर्ण और डराने वाली बात की। एक की आवाज हड्डियों में घुल जाती थी, जबकि दूसरे की आवाज इतनी ठंडी थी कि दिल को चीर देती थी। चाहे कोई इस बारे में कितना भी सोचे, दोनों को एक व्यक्ति से जोड़ना असंभव था। नहीं, चाहे कोई इसके बारे में कितना भी सोचे, दो आवाजों का एक ही व्यक्ति से संबंधित होना असंभव था। कुंजी ये थी, यदि वह वास्तव में स्नो सॉन्ग रियलम किंग थी, जिसने क्रोधित होने पर हजारों मीटर के भीतर सब कुछ मार डाला था, तो उसने उससे जो कहा था उसके आधार पर वह अभी भी जीवित कैसे था? विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और वह उनका प्रत्यक्ष शिष्य कैसे बन गया? और स्नो सॉन्ग रियलम किंग व्यक्तिगत रूप से कई दिन पहले उसे और म्यू जियाओलिन को एमोरस फ्रॉस्ट ड्यू देने क्यों आया होगा? इंतजार। उस दिन वह एमोरस फ्रॉस्ट ड्यू देने आई थी। उसने कहा कि वह एक व्यक्ति को देखने आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस व्यक्ति को देखना चाहती थी वह था? बकवास। युनचे ने आखिरकार अपने माथे पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और आखिरकार उसे सब पता चल गया। उस दिन म्यू जियाओलिन जिस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने आया था, वह कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि म्यू बिंग्युन को उस समय अपने शरीर की अत्यधिक असामान्यताओं के बारे में पता चल गया था। इस प्रकार उसने पूरी तरह से म्यू जियाओलिन को सब कुछ बता दिया था। ओह, स्नो सॉन्ग रियलम किंग। इस प्रकार उस समय स्नो सॉन्ग रियलम किंग को सब कुछ के बारे में जानना चाहिए था और अनुमान लगाना चाहिए था कि युचे के शरीर में प्राचीन दुष्ट भगवान की विरासत हो सकती है। इसीलिए वह स्वयं उनसे मिलने आई थी। और उस दिन जो कुछ हुआ था उसके बारे में म्यू जियाओलिन को पता नहीं चलने का कारण ये था कि म्यू जियाओलिन ने उस खेती कक्ष को अलग कर दिया था जिसमें म्यू जियाओलिन था। उसकी ताकत के साथ यह उसके लिए काफी आसान था। मेरे स्वामी, प्रत्येक पिछले वाले से भी अधिक भयानक है। जैसे ही युनचे के मन में जैस्मिन के साथ अपनी पहली मुलाकात की यादें उभरी, उसने चुपचाप आह भरी। उस दौरान जैस्मिन ने उससे जो कुछ भी कहा था वह लगभग तिरस्कार से भरा था और उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति अपनी घृणा भी व्यक्त की थी। आखिरकार जिस चरम पर वह एक बार थी, उस समय उसके बेकार होने के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली अभ्यासी उसकी नजर में महत्वहीन कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने केवल स्वयं को उससे जोड़ा था और उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया था क्योंकि वह स्वयं उस समय अपनी असहायता से मजबूर थी। इस समय जब उसने ऐसे अपमानजनक समय की उन यादों को याद किया तो ऐसा लगा जैसे वह एक खूबसूरत सपने में गिर गया हो। जैस्मिन, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। 7 दिन बाद आइस फीनिक्स क्षेत्र का पवित्र हॉल, सेक्रेड हॉल आइस फीनिक्स क्षेत्र के सुदूर उत्तर में स्थित था और दूरी के मामले में स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील का सबसे निकटतम स्थान था। ये वह स्थान भी था जहां सेक्ट मास्टर रहते थे और यह पूरे आइस फीनिक्स क्षेत्र के भीतर सबसे पवित्र स्थान था, यदि संपूर्ण स्नो सॉन्ग क्षेत्र नहीं। जब तक किसी को बुलाया न जाए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की महान संप्रदाय सभा थी। ऐसी सभा शायद ही कभी हजारों वर्षों में एक बार देखी गई हो। और ऐसे भव्य आयोजन के लिए जिसने पूरे संप्रदाय को एक साथ ला दिया, इसका केवल एक अत्यंत सरल कारण था, संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य का शिष्यत्व समारोह। अभी भी सुबह थी लेकिन महल के सामने का विशाल प्रांगण पहले से ही लाखों शिष्यों, बुजुर्गों, महल के स्वामी, उपमहल के स्वामी, उपयाजकों आदि से पूरी तरह से ढका हुआ था। यहाँ तक कि हॉल के आधे से अधिक स्वामी आ चुके थे। हालांकि जबकि भीड़ बहुत बड़ी थी, वह बेहद शांत थी, इतनी शांत कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सके। ग्रेट सेक्ट असेंबली शुरू होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा होने पर युनचे अंततः म्यू बिंग्युन के साथ आइस फीनिक्स पैलेस से निकल पड़े। म्यू जियाओलिन स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चल पड़ा। उन्होंने उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में आइस फीनिक्स सिटी क्षेत्र से उड़ान भरी।
जैसे ही वे सेक्रेड हॉल क्षेत्र के पास आ रहे थे, उनके पीछे एक आकृति भी उसी दिशा में उड़ रही थी। यूं चे को देखकर वह आकृति तुरंत तेज होकर उनके सामने पहुंचने से पहले एक पल के लिए रुक गई। पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए वह आकर्षक लग रहे थे और उनके पूरे शरीर से एक सुंदर आभा निकल रही थी। यह म्यू हान्या था। पैलेस मास्टर बिंगयुन, जूनियर सिस्टर शियाओलान और जूनियर ब्रदर युनचे। अरे नहीं, मू हन्नी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। आज से मुझे आपको सीनियर ब्रदर युनचे कहना चाहिए। म्यू बिंगयुन ने सिर हिलाया। म्यू जियाओलन ने अभिवादन का जवाब दिया, जबकि युनचे ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई हनी बहुत दयालु हैं। मैं वरिष्ठ भाई हनी से छोटा हूं और संप्रदाय में भी बहुत बाद में आया हूं। मैं वास्तव में वरिष्ठ की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई हनी आज अकेले क्यों हैं? पहले मैं ध्वनि प्रसारण के माध्यम से अपने शाही भाई के साथ कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहा था, इसलिए देरी हुई। म्यू हनी ने ईमानदारी से जोड़ने से पहले लापरवाही से समझाया, मुझे अभी तक जूनियर भाई युन चे को सेक्ट मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए बधाई देना बाकी है। इस बात को लेकर मैं काफी शर्मिंदा हूँ। उस दिन जूनियर ब्रदर युनचे से हारने के बाद मुझे जो झटका लगा वह बहुत बड़ा था और मैं अनगिनत दिनों तक निस्तेज और भ्रमित स्थिति में रहा। कुछ दिन पहले ही मैं इससे अलग हुआ था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, हालांकि जूनियर ब्रदर युनचे का साधना स्तर अभी भी कम है, प्रतिभा के आधार पर बस स्वर्गीय झील के अंदर हजारों किलोमीटर तक गोता लगाने में सक्षम होना, ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप अद्वितीय हैं और करेंगे भी, भविष्य में कभी भी मिलान नहीं किया जाएगा। यह एक ऐसी चीज है जिसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हान्या कभी उम्मीद नहीं कर सकता। हारना भी स्वाभाविक था। ये बस इतना ही है। मुझे आशा है कि उस दिन जब मैंने तुम्हें 80% अपनता देने की बात कही थी तो ये तुम्हारे लिए बहुत हास्यास्पद नहीं था। वरिष्ठ भाई हान्या क्या कह रहे हैं? युन चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भविष्य में मुझे अभी भी संप्रदाय के भीतर वरिष्ठ भाई हानि के मार्गदर्शन पर भरोसा करने की जरूरत है। मू हान्या ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। उसने विदाई देने के लिए अपने हाथ उठाए और जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा और कहा, ओह, अगले 15 दिनों में ये हानि के शाही पिता का 1000 साल का जन्मदिन होगा। चूंकि जूनियर ब्रदर युनचे अब से अक्सर सेक्ट मास्टर के पास रहेंगे, यदि खाली समय हो तो क्या आप कृपया सेक्ट मास्टर को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझता हूँ। युनचे ने सिर हिलाया। मैं सेक्ट मास्टर को इस बारे में बताने के लिए एक उपयुक्त अवसर ढूंढूंगा। म्यू हान्या के लुक को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं करेगा कि आलीशान स्नो सॉन्ड्रियलम किंग उसके शाही पिता के 1000 साल के जन्मदिन समारोह में शामिल होगा। वह केवल सम्मान के कारण संदेश देना चाहता था, हनी अपनी छुट्टी ले लेगा। मैं बाद में ग्रेट सेक्ट असेंबली में जूनियर ब्रदर युनचे की कृपा देखने के लिए उत्सुक हूँ। मू हनी ने अपना सम्मान व्यक्त किया और पवित्र हॉल की ओर उड़ान भरी। युनचे अन्य दो के साथ भी पवित्र हॉल की ओर उड़ने लगा। अचानक मू बिंगयुन ने पूछा, युनचे, आप हानि को एक व्यक्ति के रूप में कैसा पाते हैं? युनचे मुड़े, कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मैं जो जानता हूँ उसके आधार पर उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बारे में बहुत दृढ़ जुनून होना चाहिए और उन्हें बहुत आश्वस्त होना चाहिए था। हालांकि एक सप्ताह पहले वह सफलता से केवल एक कदम दूर था और उसके असफल होने का कारण वह था। केवल 7 दिनों में उसने न केवल इसे शांति से स्वीकार कर लिया, बल्कि मेरे सामने आने पर भी उसने कोई शत्रुता नहीं दिखाई और यहाँ तक कि खुद ही मेरे पास आ गया अभिवादन करने के लिए। ईमानदारी से कहूँ तो अगर यह मैं होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता। ये सही है, सीनियर हानि वास्तव में एक अच्छे इंसान है। म्यू जियाओलन ने सिर हिलाया। म्यू बिंगयुन ने विषय बदलने से पहले म्यू जियाओलन की ओर देखा। वास्तव में 7 दिन पहले नेदरफ्रॉस्ट हेवनली लेक में म्यू हनी और म्यू फिक्सू के बीच बर्फ की आत्माओं की लड़ाई हुई थी। विजेता म्यू फिक्सू होना चाहिए था। म्यू जियाओलन का मुंह सदमे से खुला हो गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या इसका मतलब यह है कि सेक्ट मास्टर अंधेरे में परिणामों में हेरफेर कर रहा था? यूं चे ने चौंकते हुए पूछा। संप्रदाय गुरु की ताकत से यदि वह परिणामों में हेरफेर करना चाहती है तो इसके लिए उसे अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा वह इसका पता लगाए बिना भी ऐसा कर सकती थी। ये सचमुच सच है। म्यू बिंगयुन ने सिर हिलाया। प्रतिभा के मामले में म्यू फिक्सू निश्चित रूप से म्यू हनी को थोड़ा पीछे छोड़ देता है। हालांकि म्यू हान्या का व्यक्तित्व अच्छाई या बुराई पर विचार किए बिना सीधे शिष्य बनना वास्तव में बेहतर है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे चुप रही, लेकिन उसे सदमा महसूस नहीं हुआ। हालांकि अप्रत्याशित रूप से घटनाओं के कारण आपको वास्तव में चुना गया था।
मू बिंगयुन ने हल्के से आह भरने से पहले चुपचाप देखा। हालांकि सेक्ट मास्टर को पता था कि आपका शरीर शुरू से ही विशेष था, फिर भी आप ऐसे व्यक्ति थे जो निचले क्षेत्रों से थे। चाहे आपने अपना उद्देश्य प्राप्त किया हो या नहीं, आप अभी भी कुछ वर्षों में वापस लौटेंगे। चूंकि आपने स्नो सॉन्ग दायरे में रहने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए आपको सीधे शिष्य बनाने के बारे में कोई विचार नहीं था। हालांकि शायद यही नियति है। इसके अलावा मुझे लगा कि इस घटनाक्रम के अनुसार चलने की उनकी योजनाओं में अंतिम परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपके शारीरिक गठन के कारण नहीं था, बल्कि महल के मालिकों और बड़ों का सामना करने और यहाँ तक कि उसका खंडन करने में आपकी हिम्मत के कारण था। वह ऐसा नहीं होना चाहिए। यूं चे ने खुद का मजाक उड़ाने से पहले बुदबुदाया, आप कह सकते हैं कि यह हिम्मत है, लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त ताकत के बिना यह अभी भी मूर्खता है जो मृत्यु को नहीं जानता है। संप्रदाय गुरु ने फिर भी मुझे 2 बार डांटा। म्यू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लगता है मुझे आपको म्यू हान्याय के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिक्सियो के संबंध में वह आपके लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे लिए सबसे उपयुक्त, इसका क्या मतलब है? यूं चे स्तब्ध रह गया। आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मू बिंगयुन ने बहुत फीकी मुस्कान प्रकट की। यूं चे मास्टर, यून चे के सेक्ट मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद क्या उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा? म्यू जियाओलन ने अचानक धीरे से पूछा। एमेन। मू बिंगयुन ने धीरे से सिर हिलाया। आज से यूं चे संप्रदाय गुरु के साथ पवित्र हॉल में रहेंगे। उसे दोबारा देखना बहुत मुश्किल होगा। ओह, म्यू जियाओलन ने दोबारा नीचे देखने से पहले कहा। वरिष्ठ बहन जियाओलान टिल्डर लैन टिल्डर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे याद करती हैं? यून चे उसकी ओर झुकी और विनम्रता से पूछा। कौन तुम्हें याद करेगा? म्यू जियाओलन व्याकुलता से पीछे हट गया और उत्सुकता से उत्तर दिया, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले मास्टर के साथ जा सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, यून चे ने निराश भाव से आह भरते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मूल रूप से मैंने अक्सर आइस फीनिक्स पैलेस में चारों ओर देखने के लिए वापस आने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बिना बुलाए वापस न आऊं। आपका मास्टर से मिलने के लिए वापस आना स्वाभाविक है। मैं आपको किसी भी तरह रोक नहीं सकता। म्यू जियाओलन की आवाज तुरंत कमजोर हो गई। आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल, सुबह 10 बजे। विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन की लंबी चीख के बाद स्नो सॉन्ग रियलम किंग आसमान से उतरे और अपने पवित्र सिंहासन पर बैठे आधिकारिक तौर पर ग्रेट सेक्ट असेंबली की शुरुआत की। उच्च रैंक वाले सभी उपस्थित थे। मध्यम रैंक वाले ने लगभग आधे हॉल को घेर लिया था और लाखों शिष्य उपस्थित थे। पूरा सेक्रेड हॉल अरेना समुद्र की विशाल बर्फ की ठंडी आभा से भर गया था। हालांकि इस ग्रेट सेक्ट असेंबली में जो चीज सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थी, वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग नहीं बल्कि यूं चे थी। म्यू हुआनजी द्वारा 7 दिन पहले के निर्णय और प्रत्यक्ष शिष्य डिक्री को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के बाद यूं चे धीरे धीरे उपस्थित सभी लोगों की अलग अलग निगाहों के नीचे आगे बढ़े। वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग के सामने पहुंचे और गंभीरता से प्रणाम किया। स्नो सॉन्ग रियलम किंग के आसपास आज कोई धुंध नहीं थी। जैसे ही यून चे उसकी ओर बढ़ा, उसका मन और भावनाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गयी। वह किसी परी की तरह सुंदर थी, मानो उसे बर्फ की जैद से तराशा गया हो। हालांकि उसकी निगाहों के नीचे यून चे का हर रोम हड्डी में छेद करने वाली ठंडी भावना महसूस कर सकता था। स्नो सॉन्ग दायरे के भीतर वह किसी के भी जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकती थी। अब वह वास्तव में उसकी स्वामी बन गई थी। पहले वह उसके साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत करता था। उसने न केवल खराब व्यवहार किया, बल्कि अपमानजनक भी था और कई बार उसे बड़े स्तन वाली वरिष्ठ बहन भी कहा। पिछली बार भी उसने बहुत स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ाया था। अब तक यून चे अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थी कि वह वास्तव में स्नो सॉन्ग रियलम किंग थी। सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये तथ्य है कि यद्यपि उसने स्नो सॉन्ग रियलम किंग को छेड़ा था, उसके मालिक बनने के बाद भी वह अभी भी था पूरी तरह से जीवित और ठीक। यून चे, भले ही संप्रदाय में आपका समय कम रहा है और आपकी खेती खराब है, आपके पास एक असाधारण काया और बर्फ के तत्वों के लिए प्रतिभा है। आपका भविष्य असीमित है। जब स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने बात की तो सेक्रेड हॉल एरेना में सभी ने सुना, आज ये राजा तुम्हें अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा और तुम्हें आइस फीनिक्स वंश प्रदान करेगा। आपको नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और हमारे आइस फीनिक्स प्रोफाउंड आर्ट्स को लगन से विकसित करना होगा। यदि तुम ढिलाई बरतोगे तो ये राजा स्वयं तुम्हें दंड देगा। हाँ, यून चे का चेहरा सख्त था क्योंकि उसे याद आया कि म्यू बिंगयुन ने उससे क्या कहा था।
ये शिष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप जिएगा और मास्टर या संप्रदाय को निराश नहीं करेगा। अपना सम्मान अदा करें। मु हुआनजी ने जैसे ही युनचे की ओर देखा तो उसने जोर से कहा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। हर किसी की नजर युनचे पर टिकी हुई थी। उसे म्यू जुआनिन के साथ शिष्यत्व समारोह करते हुए देख रहा था। ईर्ष्या, सदमा और अविश्वास। हर किसी का दृढ़ता से मानना था कि प्रत्यक्ष शिष्य या तो म्यू हनी या म्यू फिक्स्यू होगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है, जो अभी अभी दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। न केवल वह निचले लोकों से आया था, बल्कि उसे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में आए केवल 3 महीने ही हुए थे। उन्होंने म्यू हनी, म्यू फिक्स्यू और संप्रदाय के सभी शिष्यों को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचने में केवल 3 महीने का समय लगाया था। यहाँ तक कि जब युचे ने समारोह पूरा कर लिया, तब भी उसका दिल शांत नहीं हो सका और उसने अभी भी म्यू जुआनिन को देखने की हिम्मत नहीं की। जब वह चाय परोस रहा था, तब भी उसे यही आशा थी कि वह अपना सिर कहीं छिपा लेगा और अपने भविष्य के लिए बेहद चिंतित था। तभी अचानक एक ठंडा झोंका आया। हॉल के सामने से एक उपयाजक तेजी से नीचे उतरा और घुटनों के बल बैठकर तेजी से बोला, संप्रदाय मास्टर फ्लेम गॉड दायरे के मेहमान आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। वे पहले से ही पवित्र हॉल के बाहर हैं। क्या पवित्र भवन के बाहर? म्यू हुआनजी की अभिव्यक्ति बदल गई और सभी बुजुर्ग खड़े हो गए। म्यू जुआनिन ने कहा, बिना किसी हंगामे के इस जगह में घुसने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है जैसे वे 3 बूढ़े माता पिता व्यक्तिगत रूप से आए हैं। हाँ, संप्रदाय मास्टर 3 प्रमुख ज्वाला भगवान क्षेत्र के 3 संप्रदाय स्वामी हैं, डीकन ने धीरे से उत्तर दिया। फ्लेम गॉड क्षेत्र के तीनों संप्रदाय के स्वामी व्यक्तिगत रूप से आए थे। ठंडी हवा के कारण सदमा और एक असामान्य एहसास तुरंत फैल गया। वे कितने लोगों को साथ लाए हैं? म्यू हुआनजी ने पूछा। 3 संप्रदाय के गुरु केवल 3 अन्य लोगों को अपने साथ लाए। इसके अलावा वे बहुत युवा आभा वाले 3 लोग हैं। 6 लोग। ऐसा लगता है जैसे तीनों बूढ़े माता पिताओं में कुछ हिम्मत आ गई है। म्यू जुआनिन खड़ी नहीं हुई, लेकिन उसकी बर्फीली ठंडी आवाज आसमान में गूंज उठी, उन्हें अंदर आने दो। चीयर, मास्टर की तरफ आओ। ठंडी आवाज में एक अनोखी महिमा थी और उसने युचे को कैसे संबोधित किया था वह भी बदल गया था। युनचे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ ही समय बाद वह खड़ा हुआ और ध्यान से म्यू जुआनिन की ओर चला, अंततः उसके दाहिनी ओर खड़ा हो गया। युचे को वास्तव में स्नो सॉन्ग दायरे के राजा के किनारे खड़ा देखकर सभी शिष्य ईर्ष्या से भर गए। यहाँ तक कि सर्वोच्च रैंकिंग वाले बुजुर्गों और महल के मालिकों ने भी अपनी आंखों में ईर्ष्या के लक्षण प्रकट किए। ठंडी हवा रुक गई और उसकी जगह अचानक गर्म हवा की कई लहरें आ गईं। गर्म हवा की लहरों के नीचे 6 लोग आसमान से नीचे आए, 3 लोग आगे और 3 अन्य पीछे। उनके कदम धीमे हो गए क्योंकि वे बीच के बर्फीले रास्ते पर चले और म्यू जुआनिन की ओर चल दिए। जिन जिन स्थानों से वे गुजरे थे, उन सभी स्थानों की हवा तुरंत अव्यवस्थित और झुलसा देने वाली हो गई। आगे बढ़ते हुए आगे के 3 लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनके कदम खामोश थे, लेकिन हर कदम से दूसरों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके दिलों को कुचला जा रहा हो और उनके अंग कांप रहे हों। उनका आभामंडल इतना भारी था कि उन बुजुर्गों और महल के मालिकों, जिनकी खेती क्षेत्र के राजा से नीचे थी, को लगा कि उनके दिल अवचेतन रूप से कड़े हो गए हैं और धड़कना बंद हो गया है। उनके आगमन से महल प्रांगण के माहौल में अचानक बड़ा परिवर्तन आ गया। न केवल ये स्पष्ट था कि वे बुरे इरादों के साथ आए थे, उनके समूह में घृणास्पद फ्लेम गॉड दायरे के लोग भी शामिल थे। उनके प्रमुख 3 महान संप्रदाय के मास्टर थे जो फ्लेम गॉड दायरे के भीतर अद्वितीय थे। वे आंकड़े जो हर किसी के भीतर थे स्नो सॉन्ग दायरे के बारे में पहले सुना था। जब समूह पहुंचा तो युचे की नजर तुरंत उन 3 आकृतियों पर टिक गई, क्योंकि वह उनमें से 2 से निकलने वाली आभा से बेहद परिचित था। जहां तक उन तीनों के बीच के आदमी की बात है, उसका चेहरा बेहद गोरा था और वह काफी युवा लग रहा था, भले ही वह तीनों में सबसे लंबा था। उसने दूसरों को जो अनुभूति दी वह अत्यंत सौम्य और शांत थी। चूंकि वह तीनों के समूह के बीच में खड़ा था, ये स्पष्ट था कि उसकी स्थिति अन्य 2 की तुलना में कुछ अधिक थी। यह कोई और नहीं बल्कि फ्लेम गॉड रियलम के वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यान वान कांग थे। यान वान कांग के दाहिनी ओर के व्यक्ति का चेहरा गतिहीन, सामान्य और काफी भूलने योग्य था। हालांकि उसकी आकृति से एक उग्र आभा निकल रही थी जिससे युनचे काफी परिचित था। फीनिक्स लपटों की आभा। फ्लेम गॉड दायरे के फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यान जुएहाई। जहां तक यान वान कांग के बाईं ओर के व्यक्ति की बात है, हालांकि उसका चेहरा भी गतिहीन था, वह यान वान कांग और यान जुएहाई से बिल्कुल अलग था।
उसके लंबे बाल आग की लपटों की तरह थे जो स्वतंत्र रूप से नीचे लटक रहे थे और उसके शरीर को लाल रंग के समुद्र में ढक रहे थे। वह जहां भी जाता उसके चारों ओर की हवा और स्थान इस प्रकार विकृत हो जाते मानो वह फूटने वाला कोई गतिशील ज्वालामुखी हो। उसकी आंखें छोटे छोटे सूर्यों से भरी हुई प्रतीत होती थीं और जब भी उसकी नजर किसी पर पड़ती तो उस व्यक्ति को अचानक अपने मन में एक भयानक जलन महसूस होती। जहां तक उसके शरीर से निकलने वाली तीखी आभा की बात है तो यह वह आभा थी जिससे यूचे बेहद परिचित था। फ्लेम गॉड दायरे के गोल्डन क्रो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हुओरुली। फ्लेम गॉड क्षेत्र में कोई महान क्षेत्र राजा नहीं था। बहरहाल ये 3 लोग वर्तमान में फ्लेम गॉड दायरे के सबसे मजबूत अभ्यासी थे और फ्लेम गॉड दायरे के 3 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के नेता भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लेम गॉड क्षेत्र के भीतर उनकी स्थिति पूरी तरह से एक महान क्षेत्र के राजा की स्थिति के बराबर थी। फिर भी वर्तमान में वे सभी वास्तव में व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन क्षेत्र में आए थे, भले ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा वे सभी एक साथ आए थे। इस प्रकार आंगन के सबसे कमजोर शिष्यों को भी गंध आ गई कि कुछ गड़बड़ है। तीनों महान संप्रदाय के गुरुओं में से प्रत्येक के पीछे एक युवक चला। अपने अपने शरीर से आने वाली आभाओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति उस गुरु के गुट का था जिसके पीछे वे चलते थे। जैसे ही 3 व्यक्ति 3 संप्रदाय के गुरुओं के पीछे चले, उनकी निगाहें गंभीर थीं लेकिन उनकी उदासीन अभिव्यक्तियों में अहंकार के निशान थे। हालांकि जैसे जैसे वे म्यूजुवानेन के करीब आते गए, दबाव पड़ने के कारण उनके चेहरे का अहंकार धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि उन्होंने अभी भी फ्लेम गॉड दायरे के शीर्ष शिष्यों के रूप में अपनी मुद्रा बनाए रखी थी, लेकिन म्यूजुवानेन द्वारा जारी किए गए अविश्वसनीय दबाव के कारण उनके शरीर बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। समूह उस स्थान के सामने तक चला गया जहां म्यूजुवानेन बैठा था, फिर रुक गया। फिर यान वानकांग ने एक और कदम आगे बढ़ाया, सम्मान में हाथ जोड़कर जोर से कहा, फ्लेम गॉड रियलम के यान वानकांग, यान जुएहाई और हुओरुली स्नो सॉन रियलम किन का स्वागत करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक बार फिर स्नो सॉन रियलम किन की भव्यता और भव्यता देख पा रहे हैं। इस बार हमारी यात्रा बेहद गुस्ताखी है। हम स्नो सॉन रियलम किन से हमें माफ करने के लिए कहते हैं। यान जुएहाई और हुओरुली ने भी सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, यूचे की नजर हुओरुली की आकृति पर पड़ी। यान वानकांग और यान जुएहाई दोनों के भाव गंभीर थे और वे कोई शत्रुता प्रकट नहीं कर रहे थे। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वे याचना करने आए हैं। जहां तक हुओरुली की बात है, हालांकि वह भी अपने हाथ जोड़ रहा था, कोई भी उसकी दोनों आंखों से हत्या के इरादे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हुओरुली कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने 1000 साल पहले म्यू बिंडयुन के खिलाफ साजिश रची थी। यहाँ तक कि फ्लेम गॉड रियलम के 3 संप्रदाय के गुरुओं के व्यक्तिगत आगमन के बाद भी म्यूजुआनेन वहीं बैठी रही जहाँ वह बैठी थी। उसकी सुंदरता एक ठंडे चेहरे से ढकी हुई थी जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे बर्फीले जेल में गिर गए हों। अशिष्टता। क्या तुम्हें पता भी है कि अशिष्टता क्या होती है? न केवल आप सभी बिन बुलाए आए, बल्कि आपने सीधे पवित्र हॉल में प्रवेश करने का साहस किया। ऐसा लगता है जैसे आपकी जासूसी पहले से कहीं अधिक चतुर हो गई है। फ्लेम गॉड दायरे के आप लोग वास्तव में तेजी से साहसी होते जा रहे हैं। तीनों संप्रदाय के गुरुओं के पीछे के 3 युवक अभी भी ऐसे जमे हुए थे मानो उन्हें बर्फ में सील कर दिया गया हो। यह उन सभी के लिए पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में आने का मौका था। साथ ही वे पहली बार प्रसिद्ध स्नो सॉन्ग दायरे के राजा से भी मिले। उनके लिए 3 संप्रदाय के गुरुओं के साथ जाने में सक्षम होने का स्वाभाविक रूप से मतलब था कि वे कोई सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्नो सॉन्ग दायरे के राजा द्वारा डाला गया दबाव इतना भयानक होगा। उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वे वहां खड़े हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर और आत्मा को एक भयानक, समझ से बाहर की ठंड ने कीलों से थोप दिया हो। उनमें जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 3 महान संप्रदाय के गुरुओं द्वारा एक साथ डाले गए दबाव की भी इस दबाव से तुलना नहीं की जा सकती। इस बिंदु पर तीनों युवाओं को अच्छी तरह से एहसास हुआ कि क्यों 3 महान संप्रदाय के स्वामी स्नो सॉन्ग दायरे के राजा से इतना डरते थे, भले ही स्नो सॉन्ग क्षेत्र फ्लेम गॉड दायरे से बहुत कमजोर था। 3 प्रतिष्ठित संप्रदाय के गुरुओं के लिए, जो सभी ऐसे व्यक्ति थे जो ज्वाला देव क्षेत्र में स्वर्ग को ग्रहण कर सकते थे, उन्हें आगंतुकों के रूप में समझा जाना उनका बहुत मजाक उड़ाता था। फ्लेम गॉड दायरे में इसने निस्संदेह तीनों को नाराज किया होगा। हालांकि यान वानकांग बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए और इसके बजाय हंसते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, हम तीनों जानते हैं कि इस बार हमारा आगमन वास्तव में गुस्ताखी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसमें मदद नहीं कर सकते।
कई महीने पहले इस यान को स्नो सॉन्ड रियलम किंग द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद ये यान हार मानने को तैयार नहीं था और इस तरह स्नो सॉन्ड रियलम किंग से फिर से मिलने के तरीके खोजने की कोशिश करने लगा। अंततः कई दिन पहले इस यान को ग्रेट सैक्ट असेंबली के बारे में पता चला और इसलिए उसने ये कदम उठाया। हमारे 3 कनिष्ठों के साथ आज यहाँ हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति का कारण केवल स्नो सॉन्ड रियलम किंग के प्रति हमारी ईमानदारी व्यक्त करना है और साथ ही स्नो सॉन्ड रियलम किंग से इस यान के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ शब्दों को एक बार फिर से सुनने के लिए कहना है। ज़ुओ मिंगक सुआनपोन, आप सभी अभी तक ऊपर क्यों नहीं गए और स्नो सॉन्ड रियलम किंग का अभिवादन क्यों नहीं किया? फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर यान जुएहाई ने पूछा। जैसे ही युन वानकान के शब्द समाप्त हुए, युनचे को तुरंत समझ आ गया कि वे क्यों आए थे। पहले दिन यूचे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में पहुंचे। जब वह फ्रीजिंग स्नो मेन हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने एक आवाज सुनी थी जिससे पूरा आइस फीनिक्स क्षेत्र कांप उठा था। उस समय मु बिंगयुन ने बताया कि यह ध्वनि वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के मास्टर यान वानकान से उत्पन्न हुई थी, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन्ग दायरे के राजा से मिलना था ताकि वह गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल के भीतर प्राचीन ड्रैगन के शिकार में सहायता के लिए अनुरोध कर सके। यान वानकान के अभी के शब्दों के आधार पर मु जुआनिन ने उस समय उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आखिरकार प्राचीन सींग वाला ड्रैगन हर 1000 साल में केवल एक बार अपनी शल्क उतारता है। यदि वे इस अवसर से चूक गए तो उन्हें अगले 1000 वर्षों तक इंतजार करना होगा। इस प्रकार जैसे जैसे प्राचीन ड्रैगन की पिघलने की अवधि करीब आती गई, फ्लेम गॉड क्षेत्र के 3 महान संप्रदाय के स्वामी भी तेजी से चिंतित हो गए, क्योंकि म्यू जुआनिन की ताकत के बिना वे प्राचीन सींग वाले ड्रैगन से निपट नहीं सकते थे। इस प्रकार दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय की महान संप्रदाय सभा के बारे में जानने पर उन्होंने पार्टी क्रैशर्स बनने और उपस्थिति बनाने का फैसला किया था, क्योंकि वे जानते थे कि म्यू जुआनिन निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। उनमें से केवल 6 ही अपनी ईमानदारी व्यक्त करने आए थे, अपनी पार्टी क्रैशिंग के लिए स्नो सॉन्ग रियलम किंग के गुस्से को संतुलित करने की उम्मीद में। मु जुआनिन का गुस्सा काफी भयानक था और वे सभी इससे पहले भी अनुभव कर चुके थे। वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के शिष्य यान झुओ स्नो सॉन्ग दायरे के राजा को सम्मान देते हैं। फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य यान मिंगक सुआन स्नो सॉन्ग दायरे के राजा को सम्मान देते हैं। गोल्डन क्रो संप्रदाय के शिष्य हुओ पोन स्नो सॉन्ग दायरे के राजा को सम्मान देते हैं। तीनों शिष्य एक घुटने पर झुक गए, क्योंकि दोनों तरफ के बुजुर्गों और महल के मालिकों ने अपना ध्यान तीनों युवाओं की ओर कर दिया। उनके भाव जरा भी नहीं बदले। इन युवाओं के लिए 3 संप्रदाय के गुरुओं के साथ जाना स्वाभाविक रूप से सामान्य नहीं था। पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में इन तीनों जैसा कोई नहीं पाया जा सका, क्योंकि उनकी खेती और उनके शरीर से निकलने वाली उग्र आभा उनकी कम उम्र के लिए बहुत मजबूत और चौंकाने वाली थी, जो 30 से अधिक नहीं लगती थी। विशेष रूप से यान झुओ नामक युवा वह व्यक्ति जिसके शरीर से वर्मिलियन पक्षी की आभा निकलती थी। अपने जीवन आभा से वह अभी 30 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनकी साधना वास्तव में दैवीय क्लेश क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। ज्वाला देव क्षेत्र वास्तव में ज्वाला देवता क्षेत्र था। यह विचार सभी बुजुर्गों और महल के मालिकों के दिमाग में चल रहा था। हालांकि फ्लेम गॉड दायरे और स्नो सॉन्ग दायरे दोनों मध्य सितारा क्षेत्र थे, स्नो सॉन्ग दायरे की समग्र ताकत वास्तव में बहुत खराब थी। यदि किसी ने स्नो सॉन्ग दायरे के राजा आइस फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर म्यू जुआनिन को नजरअंदाज कर दिया, तो दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय शिष्यों, मध्य स्तर और ऊपरी स्तर की ताकतों के मामले में 3 महान संप्रदायों में से किसी से भी बदतर था। इसके अलावा स्नो सॉन्ग दायरे में केवल डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय ही था जो अलग था, जबकि इसके जैसे संप्रदाय फ्लेम गॉड दायरे में हर जगह थे। 3 महान संप्रदायों के बाहर फायरग्लास संप्रदाय, सनफील्ड आइल और 9 टेल्ड फॉक्स कबीले आदि भी थे। लगभग 10 संप्रदाय थे जिनकी समग्र ताकत दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय से कम नहीं थी। इतिहास में फ्लेम गॉड क्षेत्र को हमेशा अधिक शक्तिशाली मध्य सितारा क्षेत्रों में से एक माना गया है, जबकि स्नो सॉन्ग क्षेत्र को हमेशा कमजोर लोगों में से एक माना गया है। हालांकि स्नो सॉन्ग रियलम किंग म्यू जुआनिन के कारण ये बदल गया था। दिव्य मास्टर क्षेत्र स्तर की शक्ति के उद्भव के साथ स्नो सॉन्ग दायरे की स्थिति तुरंत बढ़ गई, अचानक एक ऊपरी स्तर के मध्य सितारा क्षेत्र में पहुंच गई और यहाँ तक कि फ्लेम गॉड दायरे से थोड़ा आगे निकल गई। अतीत में जब स्नो सॉन्ग क्षेत्र के अभ्यासी अन्य मध्य सितारा क्षेत्रों में जाते थे तो उनके साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब जैसे ही अन्य लोग स्नो सॉन्ग दायरे को सुनते हैं, किसी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। म्यू जुआनिन से स्नो सॉन्ग दायरे में सभी लोग डरते थे, लेकिन उसके प्रति लोगों में जितनी श्रद्धा थी वह भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्वयं ही ईश्वर क्षेत्र के बीच स्नो सॉन क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। इस प्रकार स्नो सॉन क्षेत्र में उसे वास्तव में एक सर्वोच्च ईश्वर सदृश अस्तित्व माना जाता था। यदि म्यू जुआनयिन का अस्तित्व नहीं होता तो ये 3 प्रतिष्ठित फ्लेम गॉड रियलम संप्रदाय के स्वामी व्यक्तिगत रूप से क्यों आते और इतनी शीतलता के सामने इतनी विनम्रता से काम करते? वे स्वयं को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते थे? म्यू जुआनयिन की नजर फ्लेम गॉड रियलम के 3 शिष्यों पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, हम यान वानकांग, यान जुएहाई, अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो आपके बगल के 2 युवा आपके बेटे होने चाहिए। म्यू जुआनयिन की आवाज में गुस्सा सुनकर थोड़ा और संयमित हो गया। यान वानकांग की दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर हो गई और वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, वास्तव में जुए वह बच्चा है जो इस यान के 23 साल पहले हुआ था। जहां तक मिंगक्सुआन का सवाल है, वह संप्रदाय मास्टर यान का पोता है, जबकि पोन एक प्रत्यक्ष शिष्य है जिसे संप्रदाय मास्टर हो ने अभी स्वीकार किया है। हम उन्हें इस बार अपने साथ यहाँ लाए हैं ताकि वे स्नो सॉन क्षेत्र का दौरा कर सके और अधिक चीजों का अनुभव कर सकें। 23 साल पहले आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्गों ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि यान झो नाम का ये कनिष्ठ, जिसने दैवीय क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर तक खेती की थी, केवल 23 वर्ष का था। यूं चे की नजर भी अचानक यान झुओ नाम के व्यक्ति की ओर चली गई। उसका दिल सदमे से भर गया, साथ ही प्रशंसा से भी। लेकिन किसी कारण से वह लगभग तुरंत बाद हुओ रूली की ओर देखने लगा। तभी मू जुआनन ने केवल यान झुओ और यान मिंगक्सुआन के बारे में पूछा था, न कि हुओ पोन के बारे में, जिसे हुओ रूली द्वारा लाया गया था, जैसे कि उसे यकीन था कि हुओ पोन का निश्चित रूप से हुओ रूली से कोई संबंध नहीं था। और यह वास्तव में ऐसा ही था। यान झुओ और यान मिंगक्सुआन वास्तव में यू वानकांग और यू जुहाई के बच्चे थे, लेकिन हुओ पोन केवल एक प्रत्यक्ष शिष्य थे। इस समय हुओ रूली के दोनों हाथ न केवल बुरी तरह आपस में चिपक गए, बल्कि वे स्पष्ट रूप से कांपने भी लगे। यूं चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और म्यू बिंग्युन द्वारा एक बार कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए सोच में खो गया। वह वास्तव में आपका बेटा होने के योग्य है, यान वानकांग। मुझे डर है कि प्रतिभा का ये स्तर पूरे फ्लेम गॉड दायरे में भी अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि आपके वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के युवा संप्रदाय के गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यू जुआनिन ने भावहीन होकर कहा। हा, मैं स्नो सॉन रियलम किंग की प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता हूँ। यान वानकांग ने जोर से हंसते हुए कहा, जुओ, जल्दी करो और हमारा उपहार पेश करो। हाँ पिताजी, यान झुओ ने जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर एक बक्सा निकाला जिससे हल्की उग्र आभा निकल रही थी। बक्से के भीतर एक लकड़ी का कप था जो पूरी तरह लाल रंग का था। यान वानकांग ने कहा, हालांकि हम तीनों बार बार अस्वीकार किए जाने की हताशा के कारण इस बार यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हम घुसपैठ कर रहे हैं और क्योंकि हमने कई दिन पहले स्नो सॉन रियलम किंग द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य की स्वीकृति की खबर सुनी थी। यान वानकांग ने युनचे की ओर देखा। ये छोटा सा उपहार न केवल हमारी क्षमा याचना दिखाने के लिए है, बल्कि स्नो सॉन रियलम किंग को प्रत्यक्ष शिष्य प्राप्त करने के लिए बधाई देने के लिए भी है। कृपया हमारा विनम्र उपहार स्वीकार करें। ओह, बोल्ड वर्धमान भौहें थोड़ी सी सीधी हो गई जब म्यू जुआनिन ने उदासीनता से कहा, चीर, इसे स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। युनचे आगे बढ़े, यान झुओ के हाथों में लाल बॉक्स स्वीकार किया और उसे म्यू जुआनिन के पास लाया। म्यू जुआनिन ने इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया। दरअसल उसने ये भी नहीं देखा कि इसमें क्या है और उसने बेरुखी से कहा, मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। यान वानकांग और यान जुएहाई की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई और वे चुपचाप हौंफेने लगे। हालांकि उनके दिलों में कुछ रोष था, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। चूंकि उन्होंने जबरदस्ती अंदर जाने का रास्ता चुना था, वे परिणामों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ये देखते हुए कि म्यू जुआनिन कितना अत्याचारी था, उसका क्रोध इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ मास्टर। युनचे ने आगे कुछ नहीं बोला और लाल लकड़ी का डिब्बा रख लिया और अंदर ही अंदर कराहने लगा। 3 महान संप्रदाय के गुरुओं द्वारा स्नो सॉन रियलम किंग को दिया गया एक उपहार। ये संभवतः एक साधारण वस्तु कैसे हो सकती है? क्या ये सचमुच उसे इस तरह दी जा सकती है? उनके जाने के बाद आज्ञाकारी ढंग से इसे स्वामी को लौटा देना बेहतर होगा। म्यू जुआनिन का शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, जो उसके आकर्षक फिगर को उजागर कर रहा था। हालांकि अभी भी ऐसा कोई नहीं था जिसने उसकी ठंडी और शक्तिशाली उपस्थिति के कारण उसके सुंदर शरीर को सीधे देखने की हिम्मत की हो। ऐसा लगता है कि तीनों संप्रदाय के गुरु वास्तव में ईमानदारी से भरे हुए हैं।
ठीक है, बिन बुलाए मेहमान तो मेहमान ही होते हैं। अगर उन्हें इस तरह भगाया जाता तो क्या इससे ये राजा उदार नहीं दिखता? ये राजा अस्थायी रूप से इस तथ्य को अलग रख देगा कि आपने स्नोसॉर्न क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया और ग्रेट सेक्ट असेंबली को बाधित किया। तुम्हें जो कहना है मैं सुनूंगा। हालांकि म्यूजुआनेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये राजा आपको केवल 15 मिनट देगा। यान वानकांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीर अंदाज में कहा, समझ गया। हम तीनों हमें यह अवसर देने के लिए स्नोसॉर्न रियलम किंग को धन्यवाद देते हैं। यान झुओ, यान मिंगक्सुआन और यान पोन पहले ही 3 महान संप्रदाय गुरुओं के पीछे अपने पदों पर लौट आए थे। उनके हृदय में प्रचंड लहरें उठी। बचपन से ही वे जो कुछ भी जानते थे वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। फ्लेम गॉड दायरे में सर्वोच्च शासन करने वाले 3 महान संप्रदाय के स्वामी सभी मौजूद थे, फिर भी वे वास्तव में स्नोसॉर्न दायरे के राजा के सामने बहुत सतर्क और सावधान हो गए थे। उपहास सहने पर भी उनमें क्रोध करने का साहस तक न हुआ। 15 मिनट, ये 2 शब्द स्पष्ट रूप से किसी बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति पर किए गए उपकार के समान थे। फिर भी यान वानकांग की अभिव्यक्ति और लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वह खुशी से इसे प्राप्त कर रहा हो। कोई कल्पना कर सकता है कि यह उनके लिए कितना बड़ा झटका था। यान वानकांग ने बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी कि वह क्या कहना चाहता है और इसे कैसे कहा जाना चाहिए। बिना सोचे समझे उसने सीधे कहा, मेरा मानना है कि स्नोसॉर्न रियलम किंग को पहले से ही पता है कि हम तीनों यहाँ क्यों आए हैं। ये सही है, हम गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल में प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के मामले के कारण फिर से यहाँ आए हैं। हालांकि पहले से कुछ अंतर है। ये किस प्रकार भिन्न है? जब उसने बेरुखी से पूछा तो म्यूजुआनेन की निगाहें बर्फ के तीरों की तरह थी, क्योंकि एक स्मारकीय घटना घटित होने वाली है। इसके अलावा इसका संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की अत्यधिक संभावना है। यान जुएहाई ने तुरंत कार्यभार संभाला और कहा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत सतर्क थी। हालांकि हम नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है। कई महीनों पहले अनंत स्वर की आवाज और शुरू होने वाले गहन ईश्वर सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस स्मारकीय घटना के आगमन के बारे में कई दुनियाओं को सूचित करना है। हमारा मानना है कि स्नोसॉर्न रियलम किंग को भी इसकी जानकारी है। ये सही है। यान वानकांग ने जोर से अपना सिर हिलाया। चूंकि शाश्वत स्वर क्षेत्र ने पहले ही कॉल भेज दी है और यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों के गहन चिकित्सकों के साथ शाश्वत स्वर मोती की शक्ति को साझा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई देख सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ये जीवन और मृत्यु का भी मामला हो सकता है। वर्तमान में विभिन्न महान सितारा क्षेत्र हाई अलर्ट पर हैं और प्रत्येक ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। मैंने ये भी सुना है कि आपके सम्मानित संप्रदाय ने कुछ दिन पहले पहली बार स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को कई हजार शिष्यों के लिए खोला है। मेरा मानना है कि यह कार्रवाई भी इसी मामले की वजह से है। वह सींग वाला अजगर कम से कम कई दसियों हजार वर्षों से जीवित है और उसके पूरे शरीर को ढकने वाले ड्रैगन के तराजू परम खजाने हैं जिनका मिलना मुश्किल है। यदि इसका शिकार किया जाता है और मार दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसके परिणामस्वरूप हमारे दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त होंगे। स्नोसॉर्न दायरे के राजा की गहन ताकत दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन दिव्य मास्टर दायरे से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। हालांकि हजारों की उम्र का एक सींग वाला ड्रैगन निश्चित रूप से स्नोसॉर्न रियलम किंग को कम समय में अपनी खेती में एक कदम आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। एक बड़ी घटना घटित होने की संभावना के तहत ये प्रगति पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये कारणों में से एक है। दूसरी बात, यान वानकांग ने बिना रुके बोलना जारी रखा। 1000 साल पहले सफलता हमारी आंखों के सामने थी, फिर भी एक अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण हम अंततः असफल हो गए। हालांकि वह सींग वाला अजगर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसी चोटें 1000 साल की छोटी सी अवधि में भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। इसी तरह हम तीनों भी पिछले 1000 वर्षों में ढीले नहीं पड़े हैं और हमारी खेती में सुधार हुआ है। स्नोसॉर्न रियलम किंग निश्चित रूप से 1000 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। सींग वाले अजगर की चोटों के अलावा ये तथ्य दर्शाते हैं कि इसका शिकार करने और मारने का ये सबसे अच्छा मौका है। यदि हम इस अवसर को चूक जाते हैं तो अगले 1000 वर्षों के बाद इसकी पूर्ण पुनर्प्राप्ति होने की अत्यधिक संभावना है। उस समय चीजें बहुत अधिक कठिन होंगी। स्नोसॉर्न क्षेत्र राजा की दिव्य शक्ति और हमारे ज्वाला भगवान क्षेत्र की अल्प शक्ति के साथ मैं ये कहने का साहस करता हूँ। यान वानकांग ने 2 उंगलियां फैलाई। हमारे पास प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मारने की 80% संभावना है। इस बिंदु पर यान वानकांग धीमा हो गया। 1000 साल पहले हमने वादा किया था कि अगर हम सफल हुए तो हमारी दोनों दुनियाओं को सींग वाले ड्रैगन के शरीर का आधा हिस्सा मिलेगा।
इस बार भी हम उस वादे पर कायम रहेंगे। सींग वाले अजगर के मारे जाने के बाद हम उसे 50-50 में बांट देंगे। आखिरकार, हालांकि प्राचीन सींग वाला ड्रैगन हमारे फ्लेम गॉड दायरे में है, स्नोसॉन्ग दायरे के राजा की शक्ति के बिना हमारा फ्लेम गॉड दायरे इसे मारने में सक्षम नहीं होगा। यान वानकांग के भाषण के बाद म्यू जुएनिन ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। उसका बर्फ जैसा ठंडा चेहरा शुरू से अंत तक बिल्कुल अपरिवर्तित रहा। क्या तुमने वह सब कह दिया जो तुम कहना चाहते थे? म्यू जुआनयिन ने बेरुखी से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान वानकांग का दिल थोड़ा कस गया। चूंकि आपका काम हो गया, म्यू जुआनयिन ने अपना शरीर सीधा किया और गंभीरता से कहा, हुआन जी, उन्हें देख लो। यान वानकांग और यान जुएहाई के चेहरे एक ही समय में बदल गए और यान वानकांग ने ऊंची आवाज में कहा, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? म्यू जुआनयिन धीरे से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ी हुई, आसपास का तापमान गिर गया और पूरा आकाश अचानक उन पर दबने लगा। यदि आप तीनों केवल अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आए थे, तो ये राजा आपको उचित सम्मान भी दे सकता था। हालांकि आप मेरी ग्रेट सेक्ट असेंबली को जबरन बाधित करते हैं और अभी भी प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के मामले का उल्लेख करने का साहस रखते हैं। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि यह राजा उन घृणित कार्यों को भूल गया है जो आपके ज्वालादेव क्षेत्र ने 1000 साल पहले किए थे? इस चिल्लाहट ने फ्लेम गॉड दायरे के 3 जूनियरों को पीछे की ओर लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके भाव तुरंत चादर की तरह सफेद हो गए और उन्हें लगभग खून की उल्टी होने लगी। बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा म्यू जुआनयिन की आंखों में झलक रहा था, जो हुओरुली पर पड़ रहा था, जिसने शुरू से ही कुछ नहीं बोला था। ट्रैक हुओरुली का पूरा शरीर आग की लपटों में झुलस गया था, जबकि उसके मुंह से दांत टूटने की आवाज आ रही थी। हालांकि उसने बोलने से इनकार कर दिया, फिर भी उसकी उंगलियों के बीच की दरार से खून पहले से ही बह रहा था। म्यू जुआनयिन के अचानक क्रोध और हत्या के इरादे के सामने हालांकि यान वानकांग और यान जुएहाई कुछ हद तक तैयार थे, फिर भी उनके दिल अचानक कठोर हो गए। यान वानकांग ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, वह आप ही थे जिसने सबसे पहले सेक्ट मास्टर हुओ के इकलौते बेटे को गंभीर रूप से घायल किया था। चुप्पी। म्यू जुआनयिन की नजर और हत्या के इरादे से अचानक यान वानकांग की ओर गोली चली, जिससे उसके शब्द अचानक रुक गए। वह अज्ञानी कनिष्ठ लापरवाही से अपनी दयनीय साधना के साथ भगवान को दफनाने वाली इन्फिनो जेल के पास पहुंचा। भले ही इस राजा ने कार्रवाई नहीं की होती, वह सींग वाले अजगर की आग से मर गया होता। हालांकि इस राजा के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आप स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह एक दुर्घटना थी। सबसे पहले किसी कनिष्ठ पर आक्रमण करना इस राजा के अधीन है। ये राजा तब से इस मामले से शर्मिंदा था और इसकी भरपाई मून फीनिक्स जेड से करना चाहता था। फिर भी इस धोखेबाज हुओरुली ने इस राजा की छोटी बहन के खिलाफ योजना बनाई और सींग वाले ड्रैगन के जहर का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं किया। इस राजा ने उसे दुर्घटनावश घायल कर दिया, फिर भी हुओरुलियन ने बदले में एक भयावह योजना का इस्तेमाल किया। इन दोनों मामलों की तुलना कैसे की जा सकती है? यान जुएहाई ने अपने दांत फोड़े भींचे और गहरी आवाज में कहा, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, हमारा फ्लेम गॉड रियलम वास्तव में गलत था। हालांकि उस मामले के बाद अपने क्रोध में आपने हमारे 3 संप्रदायों के कई हजार सदस्यों को भारी रूप से घायल कर दिया और मेरे ज्वालादेव क्षेत्र के नियंत्रण में तारा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। हमारा नुकसान आपके स्नो सॉन्ग दायरे से 10,000 गुना अधिक है। और जिसे आपने घायल किया वह सेक्ट मास्टर हुओ का इकलौता बेटा था। वह मूल रूप से स्वर्ग द्वारा उपहार में दिया गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन परिणामस्वरूप वह अपंग हो गया। हालांकि उसका जीवन जबरन लंबा खींच दिया गया है और कहा जा सकता है कि वह मुश्किल से ही जी पाता है, यहाँ तक कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। इसे मौत से भी बदतर जिंदगी भी कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप संप्रदाय मास्टर हुओ बेहद क्रोधित हो गया, जिसके कारण उसने ऐसा घृणित कार्य किया। म्यू जुआनयिन ने हंसते हुए कहा, वह प्रगति के लिए लालची था, जिसके परिणामस्वरूप उसे आंतरिक चोटें आई, जिससे वह संभोग करने में असमर्थ हो गया। फिर भी वह अभी भी इस शिकायत को इस राजा पर डाल देता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे का मुंह खुला रह गया। केवल अभी उसे कमोबेश 1000 साल पहले की शिकायत समझ में आई। 1000 साल पहले प्राचीन सींग वाला ड्रैगन अपने पैमाने के पतन की अवधि में था। म्यू जुआनयिन फ्लेम गॉड दायरे में गए थे और प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मारने के लिए फ्लेम गॉड दायरे के साथ काम किया था। हालांकि जैसे ही वे सफल होने वाले थे, उसने गलती से गोल्डन क्रो संप्रदाय के मास्टर हुओरुली के बेटे को घायल कर दिया।
और वह उसका इकलौता बेटा था। उसी समय हुओ रूली की अपनी साधना के एक निश्चित चरण में आगे बढ़ने के लालच के कारण प्रतिक्रिया हुई, जिसने उसके शरीर को घायल कर दिया और यहाँ तक कि उसे मैथुन करने में भी असमर्थ बना दिया, जिसका मतलब था कि उसके कभी भी अन्य बच्चे नहीं होंगे। इसलिए म्यू जुआनिन ने जिसे घायल किया था वह उनका इकलौता बेटा और उनका एकमात्र वंशज था। इसके अलावा देखने से लगता है कि ये चोटें बेहद गंभीर थीं, जिससे उनके बेटे का पूरा शरीर इतना विकलांग हो गया था कि चलना भी मुश्किल हो गया था। उनका बेटा अब तक केवल इसलिए जीवित बचा था क्योंकि हुओ रूली ने अपने बेटे के जीवन को जबरन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक उसी तरह जैसे म्यू जुआनिन ने पिछले 1000 वर्षों से म्यू बिंडियुन के जीवन को जबरन लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह इस कारण से भी था कि अपने अत्यधिक क्रोध में हुओ रूली को म्यू बिंडियुन के खिलाफ योजना बनाने का मौका मिल गया और सींग वाले ड्रैगन के शरीर से सींग वाले ड्रैगन के जहर का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया। म्यू जुआनिन ने अपने इकलौते बेटे को अपंग कर दिया था और उसने म्यू जुआनिन के इकलौते रिश्तेदार के खिलाफ योजना बनाई थी। जाहिर तौर पर म्यू जुआनिन द्वारा गलती से अपने बेटे को घायल करने की तुलना में हुओ रूली की प्रतिशोधी साजिश असाधारण रूप से घृणित दिखाई देती है। फिर भी गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड की तरह वह स्वाभाविक रूप से एक हिंसक स्वभाव का था। इस तथ्य के साथ कि वह अब मैथुन नहीं कर सकता था और ये तथ्य कि म्यू जुआनिन ने न केवल उसके बेटे को नष्ट कर दिया था बल्कि उनके पूरे वंश को नष्ट कर दिया था, वह अत्यधिक क्रोध के कारण नियंत्रण कैसे नहीं खो सकता था। हालांकि अगर हुओ रूली ने इतने घृणित तरीके से योजना नहीं बनाई होती तो म्यू बिंडियुन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में नहीं गिरता और फ्रोजन क्लाउड असगार्ड प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं होता। वह लिटिल फेरी से भी नहीं मिला होता, वह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का स्वामी नहीं बन पाता, उसके पास कृतज्ञता और शिकायतों के इतने सारे ऋण नहीं होते, वह म्यू बिंडियुन के पीछे ईश्वर के दायरे तक नहीं जाता। उद्धरण चिन्ह ... अचानक यू चे को हुओ रूली के प्रति थोड़ा सा आभार महसूस हुआ। म्यू जुआनिन, ये चीख एक फूटते हुए ज्वालामुखी या अचानक गड़गड़ाहट की तरह थी जो भूमि को समतल कर सकती थी। उसके इस घाव के फिर से फटने के बाद हुओ रूली अंततः फट गई। जैसे ही उसकी आंखें शुद्ध सोने के रंग में बदल गईं, उसके शरीर पर गोल्डन क्रो की लपटें तुरंत दर्जनों फीट तक फैल गईं। आप म्यू बिंडियुन के खिलाफ मेरी साजिश को नहीं भूले हैं और मैं हुओ रूली मेरे बेटे को भी अपंग बनाने की आपकी नफरत को कभी नहीं भूलूंगा। मरते दम तक मैं हुओ रूली बेकार हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे का बदला लेने में असमर्थ हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी दिन मौका मिल गया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी लाश के हजारों टुकड़े कर दूंगा। हुओ रूली गुस्से से चिल्लाई, जिससे माहौल अचानक बदल गया। कई बुजुर्ग और महल के मालिक गुस्से में चिल्लाने लगे क्योंकि ठंडा जानलेवा इरादा तूफान की तरह तुरंत सामने आ गया। यान वानकांग और यान जुएहाई डर से पीले पड़ गए। यान वानकांग तेजी से हुओ रूलियन के सामने खड़ा हो गया। उसने हुओ रूलियन को रोकते हुए कहा, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, सेक्ट मास्टर हुओ स्वभाव से आसानी से क्रोधित हो जाता है और यह जुबान का एक कठोर फिसलन था। हम तुरंत चले जाएंगे, कृपया हमें क्षमा करें, स्नो सॉन्ग रियलम किंग। इस बीच यान जुएहाई ने गुप्त रूप से हुओ रूली को बताया, अपमानजनक, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्नो सॉन्ग क्षेत्र का क्षेत्र है। क्या आपने म्यू जुआनिन के आतंक का पर्याप्त अनुभव नहीं किया है? यहाँ आने से पहले आपने हमसे क्या वादा किया था? आपने वादा किया था कि आप उस समय की नाराजगी का जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपंग था वह आपका बेटा नहीं था। हुओ रूली के शब्द गुप्त रूप से प्रसारित नहीं किए गए थे, बल्कि अंतहीन नफरत और भावनाओं से भरी दहाड़ थी जो इस्तीफे से बहुत दूर थी। वह वास्तव में निरंकुश था, अतुलनीय रूप से निरंकुश। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए अपंग हो गया था, जबकि उसने गुप्त रूप से सींग वाले ड्रैगन के जहर के साथ म्यू जुआनिन के एकमात्र रिश्तेदार के खिलाफ योजना बनाई थी। उसे हमेशा से विश्वास था कि वह निश्चित रूप से मर चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप उसके दिल में एक तरह का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि कुछ समय पहले उसने अचानक सुना कि म्यू जुआनिन ने अपनी बहन को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। कुछ ही महीनों में उसने म्यू बिंडियुन को लगभग पूरी तरह से ठीक होने की अनुमति दे दी थी। इस बीच उसने अपने बेटे के जीवन को 1000 साल तक बढ़ा दिया था और अब उसकी बुद्धि समाप्त हो गई थी। उसका बेटा मौत के कगार पर था और किसी भी समय मर सकता था। हुओ रूली ने यान वानकांग को एक तरफ धकेल दिया और सीधे म्यू जुआनिन का सामना किया। उसके क्रोध और प्रचंड लपटों के नीचे बर्फ की परतें पिघल गईं। म्यू जुआनिन, अगर यह बूढ़ा व्यक्ति एक दिन दिव्य मास्टर दायरे में पहुंच गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे साथ अकेले। म्यू जुआनिन की आवाज अत्यधिक तिरस्कार और उपहास से भरी थी।
हाँ 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 हाँ। हुओ रूली जोर से पागल अंदाज में हंसी, जब तक मैं हुओ रूली मरी नहीं हूँ मैं तुम्हें एक दिन मरवा दूंगी। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी मुझे मार डालो। क्या आपको लगता है कि इस राजा की हिम्मत नहीं है? जैसे ही दुनिया में सर्दी का मौसम आया, म्यू जुवानियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हुओ रूली, तुम्हें सच में इस तथ्य का जश्न मनाना चाहिए कि इस राजा की बहन बिंगयू अब सुरक्षित और स्वस्थ है। उस समय इस राजा ने कसम खाई थी कि यदि बिंगयू को कुछ हुआ तो यही वो दिन होगा जब इस राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया। यही वो दिन होगा जब आपका गोल्डन क्रो संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। चूंकि बिंगयून अब सुरक्षित और स्वस्थ है, मैं गोल्डन क्रो संप्रदाय को छोड़ दूंगा। मू जुआनिन ने अपना हाथ बढ़ाया और कहीं से बनी एक बर्फीली आभा ने सभी की आत्मा को एक जहरीली सुई की तरह छेद दिया। तुम्हारी मौत ही काफी होगी।